गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12th के मेरे युवा साथियों, हम इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ वाले पेपर में आज जिस विषय की बात करने जा रहे हैं बहुत दिलचस्प है, नया है और आधी आबादी का सवाल है, इसलिए आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको फेमिनिज्म या नारीवाद की ओर लेके चलता हूँ। ये जो विचारधारा है महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बात को तथ्यों के आधार पर साबित किया जा चुका है और किया जा सकता है। आप खुद भी देख सकते हैं इसको, ये ऐसा प्रयोग है, इसे करने के लिए किसी विशेष लियाकत या काबिलियत की आपको ज़रूरत नहीं। आप अपने आसपास देखिए, और केवल भारतीय समाज की बात मैं आपसे नहीं कर रहा, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में आप जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्त्री पुरुष समानता की बात सैद्धांतिक और संवैधानिक आधार पर तो है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर समानता अभी बहुत दूर की चीज़ है। मैं दूर नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत दूर कह रहा हूं। और यही कारण रहा कि 1970 के दशक में, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी लगभग जब 25-26 साल बीत गए हैं, तब जाकर ये विषय एकदम उभर कर सामने आया है कि स्त्री और पुरुष को केवल समानता के आधार पर समझने के प्रयास होने चाहिए। यानी मूल रूप से यह जो आंदोलन है, इसको नारीवाद का नाम दिया गया या फेमिनिज्म कहा गया है, ये समानता के सिद्धांतों की क्रियान्विति की प्रक्रिया को तेज करने का एक माध्यम है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये अलग अलग रूपों में चला है, आगे बढ़ा है। जैसे आप देखिए, ब्रिटेन में एक लंबे समय तक, और इस बात को आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे क्योंकि आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ चुके हैं, जो दुनिया के लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के लिए मातृ संस्था माना जाता हो, मदर इंस्टीट्यूशन के रूप में पहचान रखता हो, उस मदर इंस्टीट्यूशन में 2 या 3 शताब्दियों तक, मैं शताब्दी कह रहा हूं, स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। बहुत बाद में जाकर उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। दुनिया की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका, दुनिया में विकसित राष्ट्र होने का एक एग्जाम्पल के रूप में खुद को वो कोट करते हैं, दुनिया मानती भी है। 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर। उन 50 राज्यों में से ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां आज भी समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू नहीं है, अधिकारों में अंतर है। और अब आप भारत पर कम से कम इस बात के लिए तो गर्व कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने किसी भी मुद्दे पर स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं किया है। और उसके बाद जो सरकारें बनी हैं, बीए आपने पूर्व के अध्यायों में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व पढ़े हैं, कहीं पर भी किसी लैंगिक भेद का अंतर नहीं किया गया है। ये भारत के संविधान की जीत है। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि इनकी मुख्य मांगें क्या हैं। देखिए, पहली तो है राजनीतिक क्षेत्र में समानता का सिद्धांत। इसको आप यूं समझिए कि मोटा मोटा स्त्रियां दुनिया की आधी आबादी हैं। ये रेशो कुछ देशों में कम ज़्यादा हो सकता है, पर अगर आप दुनिया के स्तर पर देखेंगे तो ये आधी आबादी तो है। अब आपके देश में शासन प्रणाली कोई भी हो, यदि आप आधी आबादी की उपेक्षा करेंगे
तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? आधा देश तो पीछे रह जाना है। तो बाकी जो बचा हुआ आधा है, यदि वो बहुत आगे निकल गया और जो बचा हुआ पीछे बहुत पीछे छूट गया, तो देश फिर कभी समानता के स्तर पर नहीं आ पाएगा। तो इनकी जो पहली मांग है नारीवाद की, वो ये है कि ये अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में पहचान चाहती हैं, बजाय स्त्री और पुरुष के। और जब मानव के रूप में पहचान पाना चाहती हैं, तो इसका आशय यह निकलता है कि इनको जितने भी अधिकार हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो पुरुषों के समकक्ष ही प्रदान किए जाएं, और ना केवल सैद्धांतिक रूप से। आप ध्यान रखिएगा, कई बार होता यह है कि अधिकार दे तो दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, उनका जो क्रियान्वयन का स्तर है, वहां पर गड़बड़ियां शुरू होती हैं। जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में देखिएगा, अभी अमेरिका में चुनाव हुए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में, द्विदलीय व्यवस्था में, अध्यक्षीय प्रणाली में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं अभी, इससे पहले आज तक लगभग 250 वर्ष के इतिहास में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कोई उम्मीदवार तक महिला नहीं हुई है। जीत हार तो दूर की बात है। कमला हैरिस इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब आपने कैंडिडेट नहीं बनाया स्त्री को, तो समानता आपके समाज में कैसे आ सकती है? और यही हाल वहां की जो संसद है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, बराबर है। यही हाल भारत का भी है। मैं अपने देश की आलोचना करने में पीछे नहीं हटूंगा, यहां भी स्थिति ये है। तो ये जो इनका पहला जो बिंदु है, वो ये है कि ये राजनीतिक समानता की बात करती हैं, क्योंकि इस बात को समझती हैं कि जब तक विधि निर्माण की संस्था में इनकी भूमिका नहीं होगी, तब तक वो नियम कायदे कानून ऐसे नहीं बनेंगे। अगला, सांस्कृतिक समानता। देखिए, चाहे रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, बोलचाल हो, वेशभूषा हो, भाषा हो, इन सब में स्त्री और पुरुष के बीच में आप एक अंतर पाएंगे। ये जो फेमिनिज्म है, ये इस बात की बात करता है कि या तो ये चीजें समानता के स्तर पर स्वीकार्य है, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेप्टेबल, कि जो चीजें पुरुषों के लिए स्वीकृत हैं, वही चीजें स्त्रियों के लिए भी स्वीकृत होनी चाहिए। जैसे कुछ अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मातृत्व का अधिकार, कुछ विशेष अवकाशों के लिए स्वीकृति, ये क्यों नहीं हो? जैसे आप भारत की बात करें, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इसलिए उदाहरण भी मैं आपको यहीं से उठाकर दूंगा कि अभी ये पिछले कई वर्षों से मामला चल रहा है दक्षिण में किसी मंदिर को लेकर कि साहब वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, जबकि संविधान आपको स्त्री सार्वजनिक स्थानों पर स्त्री और पुरुष के प्रवेश पर कोई भेदभाव नहीं लगाता है। पर संस्कृति में ये गड़बड़ी है, मानने को तैयार नहीं, चाहे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा हो। ये ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर लेकर फेमिनिज्म का जो मुद्दा है वो उभर कर सामने आता है कि ये बराबरी क्यों नहीं। अगला जो इनका बिंदु है वो ये है कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के अंदर भी स्त्री समानता की बात करती है और नारीवाद ऊंचे स्वर में इस बात को उठाता है। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी शैली, आपका रोजगार, आपके द्वारा जो चीज आपने प्राप्त की है उसे व्यय करने का ये अधिकार होने चाहिए। जैसे वो उदाहरण मैंने आपको जो पहले दिया उसको रिपीट करता हूं कि भाई जब आपके कार्य के घंटे बराबर हैं, अमेरिका वाला उदाहरण, तो स्त्री और पुरुष के वेतन में अंतर क्यों है? अभी आप देख रहे होंगे अखबारों में खबर आई कि अब भारत के अंदर स्त्रियां लड़ाकू जहाज उड़ाएंगी। ये पहले क्यों नहीं किया गया? अचानक ये बदलाव क्यों?
यदि ये कार्यक्रम थे तो इतने वर्षों तक जो पीछे रखा गया उसके पीछे क्या सोच कार्य कर रही थी, क्यों नहीं दिया गया? आप देखिए, स्त्री आरक्षण का जो मुद्दा है संसद और विधानसभाओं में, वो तो आज तक लटका हुआ है। 33% आरक्षण देने वाली जो बात है वो बिल आज तक अटका हुआ है, क्यों नहीं दिया जा रहा? और ये ना समझिए कि ऐसा खाली भारत में है, दुनिया के अनेक मुल्कों में स्थिति यही है। आप अपने नजदीकी मुल्क की बात कीजिए ना, मलाला यूसुफजई, ये नाम आपको याद आ रहा होगा, जिस बच्ची को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, पाकिस्तान की बच्ची है वो, केवल इसलिए उसके सिर में गोली मारी गई थी कि वो बच्चियों को पढ़ाने की बात कर रही थी। ये जो तालिबानी सोच थी जिस पर उसने पलट के वार किया और जिसके लिए उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, यही चीज साबित करती है कि समाज में अभी सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर वो समानता का भाव खड़ा नहीं हो पाया है और फेमिनिज्म इसी की बात करता है। धन्यवाद।